नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन शाह और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। और अब रुक करते इस वक्त की 5 बड़ी खबरों का। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे। उत्तर प्रदेश के अंतिम चरण के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। गुरुवार को वाराणसी में उन्होंने वाराणसी और यूपी के अलग अलग इलाकों में यूक्रेन से लौटने वाले छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने उनसे अपने अनुभव को साझा किया। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने छात्रों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई थी। बता दें कि कुल 17,000 भारतीय नागरिक यूक्रेन की सीमा छोड़ चुके हैं और यूक्रेन में फंसे बाकी छात्रों को निकालने की सुविधा के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत उड़ानें बढ़ा दी गई हैं। निकासी के प्रयासों को और तेज करने के लिए सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत 80 उड़ानें तैनात की हैं। आपको बता दें कि अपने 2 दिवसीय वाराणसी दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से लौटे उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के छात्रों से मुलाकात की। इस दौरान उन छात्रों और उनके परिवार के साथ सहानुभूति जताई जिन्होंने यूक्रेन की परेशानियों का सामना करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी अपना गुस्सा जाहिर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से बातचीत के दौरान विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए चिकित्सा शिक्षा के लिए बड़ी संख्या में भारतीय छात्रों के विदेश जाने के पीछे पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहराया है और कहा कि उनकी सरकार में देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने का काम कर रही है ताकि छात्र देश में ही मेडिकल शिक्षा पा सकें। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सुविधाएं दी। हमारे लिए फ्लाइट्स अवेलेबल थे, हमें एयरपोर्ट जाने का एकदम आराम से सुविधाएं मिली, खाने पीने कोई दिक्कत नहीं हुआ। बहुत अच्छे से हमारे बाकी सारे स्टूडेंट जो फंसे हुए थे वो कल भी लैंड कर गए हैं, कुछ आज लैंड कर गए हैं। थैंक यू मोदी सर, हम लोगों ने बहुत आराम से हम वहाँ से निकल गए हैं। 24 तारीख को जब अटैक हुआ तो हमें लगा था कि हम यहाँ से अपने देश वापस नहीं जा पाएंगे और सर 2 रात हम ऐसे गुजारे जैसे लगा है कि हम मौत को कितने करीब से देख चुके हैं। बट सर मुझे गर्व है कि मैं भारत देश का वासी हूँ और गर्व है मुझे यहाँ की सरकार पे, सर आप पे। देश मजबूत हो, इन सारी समस्याओं का समाधान उसी में है। उसी प्रकार से मैं तो अभी भी मानता हूँ कि अगर देश में पहले से मेडिकल एजुकेशन की नीतियां सही होती तो आप लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता। कौन माँ बाप चाहते कि अपनी छोटी उम्र में अकेले भेज दे? कोई माँ बाप नहीं चाहता। लेकिन अब लगे हैं, देखिए पहले 300-400 के बीच में हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज, अब हम करीब 700 तक पहुँच गए और जिले में मेडिकल कॉलेज कर रहे हैं। पहले हमारे देश में कोई 80-90 हज़ार के बीच में सीटें थी, अब 5 साल में हम उसको 1.5 लाख तक पहुँचा दिया है। यूपी में भी नए 2100 विद्यार्थियों के लिए सीटें बनाई हैं। यहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी करीब डबल हो रही है और मेरी कोशिश है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो। जिस प्रकार की कोशिश हम कर रहे हैं तो शायद 10 साल के भीतर पिछले 70 साल में जितने डॉक्टर बने उतने नए 10 साल में बन जाएंगे। इतना बड़ा काम हो जाएगा तो फिर बच्चों को बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, मजबूरियाँ खत्म हो जाएगी, परिवार को भी टेंशन नहीं होगा। मेरी कोशिश है, लेकिन अच्छा है सबको ही बताइए कि फिर देश के लिए तो कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। समाज का कर्ज कभी भूलना नहीं चाहिए। तो इस संकट के समय स्वाभाविक है, क्योंकि अगर कोई बच्चा गुस्सा भी करता है तो मैं मानता हूँ ये स्वाभाविक है। भाई इतनी मुसीबत से आया है और इतनी ठंड में इतना चलना, तो ये बहुत स्वाभाविक है। अगर किसी बच्चे को, उसके माँ बाप को भी अगर गुस्सा है, इवन मेरे लिए, तो भी मेरा मत है कि उसका एक गुस्सा जायज है। खैर जब समझेगा, मन शांत होगा तो फिर प्यार भी करेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके परिवार को भी मेरी बहुत शुभकामनाएं भैया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7वें तथा अंतिम चरण के चुनाव वाले क्षेत्रों में भाजपा के प्रचार में जुटे हुए हैं।
पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जौनपुर के टीडी कॉलेज में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान भाजपा के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील करने के साथ भाजपा और बाकी पार्टियों के काम के तरीके के बारे में भी बताया। गुरुवार को भाजपा ने जौनपुर में जनसभा का आयोजन किया। इस दौरान भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और भाजपा प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से नीति, नियत तथा निष्ठा पर काम करने वाली पार्टी है। भाजपा ने सबका साथ लेकर सभी का विकास किया है। भाजपा की नियत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास भाजपा की नीति है। जो भी योजनाएं बनी हैं वो हर लाभार्थी तक पहुंचे, न कि किसी बिचौलिए को। भाजपा का हर काम निष्ठा वाला होता है। हम बिना किसी भी भेदभाव के योजनाओं को सभी तक पहुंचाते हैं। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने माफियावाद और परिवारवाद के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंच पर मौजूद रहे। भाइयों और बहनों, बीते 7 सालों में भाजपा ने देश की राजनीति को बदलने वाले कई महत्वपूर्ण काम किए हैं, लेकिन मैं 2 बातों का जिक्र करना चाहता हूं। एक काम, हमने वोट बैंक पॉलिटिक्स के बजाय, जात पात के भेदभाव के बजाय मेरा जिला तेरा जिला, मेरा क्षेत्र तेरा जिला क्षेत्र, पश्चिम यूपी, पूर्व यूपी, मध्य यूपी, ये सारे भेद मिटा करके सिर्फ और सिर्फ सबका साथ, सबका विकास की राजनीति को हमने केंद्र में रखा है। दूसरा ये कि कोरी घोषणाओं के बजाय हमने सरकारी योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया है जिनके वो हकदार है और जिनको सरकार की योजनाओं की सबसे अधिक जरूरत है। हम जानते हैं, पहले छोटी छोटी जरूरतों के लिए नेताओं के, सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। हमने गरीबों के बैंक खातों में सीधे पैसा भेजना शुरू कर दिया। आप देखिए, पीएम किसान का पैसा सीधा आपके बैंक खाते में, बच्चों के वजीफे का पैसा सीधा आपके बैंक खाते में, गैस सब्सिडी का पैसा सीधे आपके बैंक खाते में, पेंशन का पैसा सीधे आपको बैंक खाते में। यही सुशासन है जो आपके एक एक वोट ने सुनिश्चित किया है। इस बार भी आपका हर वोट यूपी में सुशासन वाली सरकार की वापसी कराएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में वाराणसी के दौरे पर हैं, जहां समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के प्रचार के लिए वो पहुंची हुई थी। वहां बुधवार को वाराणसी पहुंची और एयरपोर्ट से सीधा गंगा घाट के लिए रवाना हुई, जिस दौरान कई जगह उनका विरोध हुआ और उन्हें काले झंडे दिखाए गए। गुरुवार को ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव के समर्थन में रैली निकाली, जिस दौरान उन्होंने इन विरोधियों पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के मतदान 7 मार्च को होंगे।
इस दौरान प्रदेश के 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान होना है, जिनमें वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र जिलों में वोट डाले जाएंगे। इसी को देखते हुए भाजपा से लेकर सपा, कांग्रेस तक सभी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए इन क्षेत्रों में जनसंपर्क और रैलियां निकालकर चुनाव का आखिरी दांव खेलने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री व टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी अखिलेश यादव का समर्थन करने वाराणसी पहुंची, जहां ममता बनर्जी को भाजपा समर्थकों के कड़े विरोध का सामना भी करना पड़ा, जिसके बाद वाराणसी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। इस दौरान जनसभा में उनके साथ अखिलेश यादव और जयंत चौधरी भी मौजूद रहे। आप दिखाते हैं आप एक बड़ा संत है, लेकिन संत क्या होता है? जिसको लिए इज्जत होता है। आप तो संत नहीं है, आप संत को असम्मान कर रहा है, अपमान कर रहा है। क्या काम किया आपने? क्या काम किया? अखिलेश जी ने आपको बोला काशी को कैसा तोड़ा फोड़ा। मैं कहने चाहूंगी, अगर आप लोगों को अखिलेश और गठबंधन को जिताना है तो एक धक्का और दो, एक धक्का और दो। बोलो तुम माता जी को सम्मान नहीं कर सकते हो, बहन को सम्मान नहीं करते हो, हम तुम्हारा यूपी में क्या हम नहीं आ सकता है? हम बनारस में नहीं आ सकता है? हम मथुरा में नहीं आ सकता है? हम आजमगढ़ में नहीं आ सकता है? हम लखीमपुर में नहीं आ सकता है? हम इलाहाबाद में नहीं आ सकता है? हम कुंभ मेला में नहीं आ सकता है? आप लोग भी हमारा गंगा सागर में जाते हैं। आपका कितना आदमी हमारा बंगाल में रहते हैं, पूछ लो कितना अच्छा है वो लोग। आप क्या मेरा को चिनाएगा? पूछिए बालिया के बारे में आपको पता है? देश में आजादी का बारे में, देश आजादी होने का पहले 3 जगह में आजादी सरकार बने, तो उसमें बालिया एक हो। आजमगढ़ कितना लड़ाकू है। लखीमपुर में किसान लोग जब मूवमेंट कर रहा था, अब गाड़ी चला के मार दिया उसको। पहले मैंने किसान लोगों के साथ बार बार बातचीत किया, मैं भी किसान मूवमेंट किया है, लेकिन आपको मिनिस्टर का लड़का उसको एक्सीडेंट करके मार दिया। इसका बाद में आपने क्या किया? क्या असर उठाया? क्या किसान लोगों का इज्जत नहीं होता? आप इधर में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया। अरे भाई, हमारा छोटा छोटा भाई लोग क्या करेगा? हमारा छोटा छोटा बहन क्या करेगा? उसका आजादी है। तुम क्यों एंटी रोमियो स्क्वाड का नाम पे हमारा माँ बहन को बेइज्जत किया है? बेइज्जत किया है। क्या एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया? कहां थे जब लोगों ने कोविड का टाइम में पाए चलकर रास्ते में आस्ते आस्ते भूखा मर गया? एक पैसा भी आप लोगों ने नहीं दिया, लेकिन मैंने और मजदूर को बाहर से पैसा देके ट्रेन भाड़ा करके हम ले आया। अभी भी देखो, यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और मोदी जी इधर में मीटिंग कर रहा है। क्या इंपॉर्टेंट है? भाजपा प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सरदार पटेल की प्रतिमा पर शीशी लगाकर रोड शो करते हुए नजर आए। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के इस रोड शो के लिए बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी सज धज कर तैयार रही।
वाराणसी में जिस रूट से रोड शो निकलने वाला है उस रूट पर भव्य सजावट की गई है। कैसा है काशी का नजारा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पीएम नरेंद्र मोदी भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रत्याशियों के साथ मिलकर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, जिसके लिए कहीं रोड शो तो कहीं जनसभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी तरीके से कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते। इसी क्रम में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे पर पहुंचे, जहां आज पीएम नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो होगा। इस रोड शो के लिए पूरी वाराणसी तैयार नजर आ रही है, साथ ही सुरक्षा के भी पूरे प्रबंध किए गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान पुलिस की रूफटॉप फोर्स तैनात रहेगी और भीड़ की निगरानी ड्रोन कैमरे से कराई जाएगी। इसके लिए बाहर से तकनीकी विशेषज्ञों को भी कमिश्नरेट पुलिस ने बुला लिया है। छतों की निगरानी के लिए तकनीकी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस आयुक्त एवं सतीश गणेश ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ धाम में मत्था टेकने के बाद वो सोनारपुर होते हुए लंका स्थित मालवीय प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने DPIIT के आयोजित बजट के बाद वेबिनार को संबोधित किया। ये बजट के बाद का 8वां वेबिनार था जिसे पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इस वेबिनार की थीम मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड थी। वेबिनार के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी MSMEs की मजबूती करने के मुद्दे पर भी ध्यान देने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड पर DPIIT वेबिनार को संबोधित किया। मेक इन इंडिया अभियान को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह अभियान आज 21वीं सदी के लिए भारत की जरूरत है और यह हमें दुनिया में अपना सामर्थ्य दिखाने का मौका भी देता है। जब इतने बड़े संकट सामने होते हैं और परिस्थितियां बदलती हैं तो मेक इन इंडिया की जरूरत पहले से ज्यादा होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बजट में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। उन्होंने मेक इन इंडिया के अत्यधिक महत्व पर जोर देते हुए महामारी में हुई अर्थव्यवस्था की ओर भी इशारा किया। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने चिकित्सा उपकरणों में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि हमें चिकित्सा उपकरणों के आयात को कम करने पर ध्यान देना चाहिए। नमस्कार। एनर्जी फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ ये हमारी पुरातन परंपराओं से भी प्रेरित है और भविष्य की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं की पूर्ति का मार्ग भी है। भारत का क्लियर विजन है कि सस्टेनेबल ग्रोथ सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज से ही संभव है। ग्लासगो में हमने 2070 तक नेट जीरो के स्तर तक पहुंचने का वायदा किया है। मैंने COP26 में सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को बढ़ावा देने के लिए भी लाइफ मिशन की बात कही थी, यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का विजन सामने रखा था। हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे ग्लोबल कोलैबोरेशन को नेतृत्व भी दे रहे हैं। नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी में हमारा टारगेट अपने लिए 500 गीगावाट है। 2030 तक अपनी इंस्टॉल एनर्जी कैपेसिटी का 50% हमें नॉन फॉसिल एनर्जी से हासिल करना है। भारत ने अपने लिए जो भी टारगेट सेट किए हैं उसे मैं चैलेंज की तरह नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूं। इसी विजन पर भारत बीते वर्षों से चल रहा है और इस बजट में इनको
पॉलिसी लेवल पर और आगे बढ़ाया गया है। फ्रेंड्स, इस बजट में सोलर एनर्जी की दिशा में हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के लिए 19,500 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। इसे सोलर मॉड्यूल्स और इससे जुड़े प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और R&D में भारत को ग्लोबल हब बनाने में मदद मिलेगी। साथियों, हमने नेशनल हाइड्रोजन मिशन की भी घोषणा की है। भारत के पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रिन्यूएबल एनर्जी पावर के रूप में एक इनहेरेंट एडवांटेज है। इससे भारत विश्व में ग्रीन हाइड्रोजन का हब बन सकता है। हाइड्रोजन इकोसिस्टम फर्टिलाइजर, रिफाइनरीज और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से इंटरकनेक्टेड है। एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें प्राइवेट सेक्टर द्वारा इनोवेशंस को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि भारत की पूरी क्षमता का उपयोग किया जा सके। साथियों, रिन्यूएबल एनर्जी के साथ एक बड़ा चैलेंज एनर्जी स्टोरेज को लेकर भी है। इसके लिए भी सॉल्यूशन तलाशने के लिए बजट में स्टोरेज कैपेसिटी में ग्रोथ को बनाए रखने वाली बड़ी प्रायोरिटी दी गई है। इस वर्ष के बजट में बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी और इंटर ऑपरेटेबिलिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में प्रोविजन किए गए हैं। इनसे भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल में आने वाली दिक्कतें कम होगी। इन खबरों के साथ फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें KKD न्यूज़।